एग्री अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। आपने प्लांट ब्रीडिंग के अंदर कल नया टॉपिक शुरू किया था, वो अपना कौन सा था? स्वपरागित और परपरागित फसलों में प्रजनन की विधियां। प्रजनन की विधियों में अपने 4 विधियां तो पढ़ ली थी। कल अपनी लास्ट विधि पढ़ी थी अपने समूह चयन यानी मास सिलेक्शन। आज अपनी 5वीं विधि है प्रजनन की विधियों में, वो लिखो स्तृति चयन। कल अपने कौन सी विधि पढ़ी थी? लास्ट अपने पढ़ा था समूह चयन यानी मास सिलेक्शन, यानी विषम रूपी समष्टि में क्या क्या लक्षण प्रारूप के आधार पर वांछनीय पादपों का चयन करके अगली पीढ़ी में उन पादपों को मिश्रित करके लगाना क्या कहलाया था? समूह चयन यानी मास सिलेक्शन। आज अपनी 5वीं विधि है स्तृति चयन या प्रोजेनी सिलेक्शन। प्रोजेनी सिलेक्शन, प्रोजेनी सिलेक्शन। स्तृति चयन में आप क्या करेंगे? अपने विषम रूपी समष्टि में क्या करेंगे? स्तृति परीक्षण के आधार पर क्या करेंगे? एकल उत्तम पादपों का चयन करेंगे। कहने का मतलब अभी अपने पास किसी फसल के जैसे झाड़ पौधे हैं, झाड़ पौधों में से अपने क्या करेंगे? वांछनीय लक्षणों वाले पौधे है ना, उनको क्या करेंगे? 100 पौधों को अलग कर लेंगे। फिर उन 100 पौधों में से क्या करेंगे? अपने स्तृति चयन के आधार पर यानी स्तृति परीक्षण के आधार पर उन 100 में से जो बेस्ट होंगे ना, उनको अलग करके उनके बीजों को मिश्रित करके आगे पीढ़ी में लगा देंगे। उसी को अपने क्या बोलेंगे? स्तृति चयन। पहले इसके अंदर एक चीज लिखेंगे अपने स्तृति परीक्षण। स्तृति परीक्षण में अपने क्या करेंगे? स्तृति परीक्षण में लिखो स्तृति परीक्षण में लिखो स्तृति प्रदर्शन के आधार पर स्तृति प्रदर्शन के आधार पर किसी जीव का आनुवंशिक मूल्य या जीन प्रारूप मान का पता लगाना। अगली विधि कौन सी? अपनी 5वीं विधि पढ़ रहे हैं अपनी प्रजनन की विधियों में, वो है स्तृति चयन यानी प्रोजेनी सिलेक्शन। प्रोजेनी सिलेक्शन में अपने क्या करेंगे? भी इसके अंदर अपने जैसे मान के चलो अपने पास के 1000 पादप है, 1000 पादपों ऐसे ये अपने एक की है कि विषम रूपी समष्टि है, इसमें अपने पास क्या है कि 1000 पौधे लगाए हुए हैं। उन 1000 पौधों से जो वांछनीय लक्षण वाले पौधे होंगे ना, उनमें से अपने जैसे 100 मिलके अपने इन 100 पादपों को क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। इस 100 में से फिर अपने क्या करेंगे? स्तृति परीक्षण करेंगे। स्तृति परीक्षण से जो अपने को बेस्ट पादप मिलेंगे ना, जैसे 100 में से अपने को 40 बेस्ट मिल गए, इस 40 को अपने क्या करेंगे? इन बीजों को मिश्रित करके अगली पीढ़ी में लगा देंगे। इसी को अपने क्या बोलेंगे? स्तृति चयन। स्तृति चयन के अंदर अपने एक है स्तृति परीक्षण। स्तृति परीक्षण में क्या करेंगे? अपने स्तृति प्रदर्शन के आधार पर किसी जीव का आनुवंशिक मूल्य जीन प्रारूप मान का पता चलेगा। अपने को भी अपने को पता किससे चलेगा? भी ये पादप है वो बड़ी है, वो अपने किसके आधार पर पता करेंगे? स्तृति परीक्षण के आधार पर पता करेंगे। स्तृति परीक्षण में क्या होता है? स्तृति प्रदर्शन के आधार पर किसी जीव का आनुवंशिक मूल्य या उसका जीन प्रारूप का मान का पता लगाते हैं। स्तृति चयन में चयन का आधार क्या होगा? चयन किसके आधार पर करेंगे? अपने स्तृति परीक्षण के आधार पर। भी अपने को एग्जामिनर पूछ ले स्तृति चयन में चयन का आधार क्या है? स्तृति परीक्षण। ये डेफिनेशन लिख लो अपने। और एक स्तृति परीक्षण है, ये सिद्धांत दिया था लुईस। स्तृति चयन का सिद्धांत किसने दिया था? लुईस
डी विल्मोरिन ने इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विल्मोरिन सिद्धांत भी कहते हैं। तथ्य चयन का दूसरा नाम क्या है, विल्मोरिन सिद्धांत। तथ्य चयन का दूसरा नाम क्या है, विल्मोरिन सिद्धांत, क्योंकि ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, लुईस डी विल्मोरिन ने किया था। तथ्य चयन, इसकी डेफिनेशन लिखो, विषमरूपी समष्टि से तथ्य परीक्षण के आधार पर वांछनीय पादपों का चयन कर इन्हें अगली पीढ़ी में चयन कर उनके बीजों को मिश्रित कर अगली पीढ़ी में लगाना क्या कहलाता है, तथ्य चयन। तथ्य चयन में अपने क्या करेंगे, विषमरूपी समष्टि से क्या करेंगे, तथ्य परीक्षण के आधार पर अपने वांछनीय पादपों का चयन करेंगे और चयन कर उनके बीजों को मिश्रित कर अगली पीढ़ी में लगा देंगे। इसी को अपने क्या बोलते हैं, तथ्य चयन। तथ्य चयन का सिद्धांत किसने दिया था, लुईस डी विल्मोरिन ने दिया था, इसलिए इसको विल्मोरिन सिद्धांत भी कहते हैं। और तथ्य चयन में चयन का आधार क्या होगा, तथ्य परीक्षण के आधार पर चयन करेंगे। तथ्य परीक्षण का मतलब क्या होता है, तथ्य प्रदर्शन के आधार पर है कि किसी जीव का आनुवंशिक मूल्य या जीन प्रारूप के मान का पता लगाना क्या कहलाता है, तथ्य परीक्षण। ये नोट करो अपने। प्रजनन की विधियों में अगली विधि है अपने तथ्य परीक्षण, पांचवी, जिसे विल्मोरिन सिद्धांत भी कहते हैं या विल्मोरिन पद्धति भी कहते हैं। तथ्य चयन से अपने किस प्रकार की किस्में विकसित करेंगे, या तथ्य चयन जो विधि है वो कौन सी फसलों में प्रजनन की काम में ली जाती है। तथ्य चयन का केवल परपरागित फसलों में उपयोग किया जाता है, लिख लिया क्या। तथ्य चयन तथ्य चयन का उपयोग किस में करते हैं अपने, परपरागित फसलों में। मैंने आपको शुरुआत में 3 विधियां लिखाई थी, तथ्य चयन, कंपोजिट किस्में और सिंथेटिक किस्में। ये तीनों केवल किस में काम में आएगी, परपरागित फसलों में। इसका उपयोग किस में करते हैं अपने, परपरागित यानी क्रॉस पॉलिनेटेड फसलों में। जो अपने पास नई किस्म होगी वो कैसी होगी, परपरागित फसलों से नई किस्म बनती है, वैसे कैसी बनती है, विषम रूपी यानी समयुग्मनज और विषमयुग्मनज का मिश्रण होगी, प्लस विषमयुग्मनज का मिश्रण होगी। स्वपरागित किसमें होगी, स्वपरागित फसलों में अपने करेंगे तब स्वपरागित वो कैसी होगी, समयुग्मनज प्लस समरूपी हो सकती है या समयुग्मनज प्लस विषमरूपी हो सकती है। और परपरागित फसलों में केवल एक ही होगी, विषमरूपी।
इसके अंदर एक सिद्धांत और है, इसी के अंदर लिखना है, एग्जाम्पल लिख लेना। मक्का में भुट्टे से पंक्ति चयन, मक्का में भुट्टे से पंक्ति चयन, ये स्थिति चयन का ही क्या सरलतम रूप है। मक्का में भुट्टे से पंक्ति चयन स्थिति चयन का सरल रूप ये किसने दिया था, ये सिद्धांत है ओपकिन ने दिया था, ओपकिन ने। मक्का की फसल में मक्का में तेल व प्रोटीन की मात्रा में सुधार, ये अपने को बूझ ली भी, मक्का में भुट्टे से पंक्ति चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ओपकिन ने दिया था, जिसमें क्या होता है मक्का में तेल व प्रोटीन की मात्रा में सुधार हुआ था। ये स्थिति चयन का क्या है, सरलतम रूप है। भुट्टे से पंक्ति चयन, ईयर टू रो सिलेक्शन, ईयर टू रो सिलेक्शन। अभी अपना पांचवा प्रश्न की विधि कौन सी पढ़ी है, स्थिति चयन। स्थिति चयन का मतलब समझ गया होगा, स्थिति परीक्षण के आधार पर पादपों का चयन करना। स्थिति चयन के अंदर इसकी डेफिनेशन दिख रही है। स्थिति चयन में अपने क्या करेंगे, विषमरूपी समष्टि, तो अपन सभी पादपों विधि पढ़ते आ रहे हैं। विषमरूपी समष्टि में सिर्फ क्या करेंगे, अपने स्थिति परीक्षण के आधार पर वांछनीय पादपों का चयन करेंगे। और मास सिलेक्शन में क्या किया था, विलक्षण प्रारूप मान के आधार पर अपने क्या किया था, वांछनीय पादपों का चयन किया था। और शुद्ध वशक्रम चयन में अपने क्या किया था, केवल एक लक्षण वाले पादप का चयन किया, उसे अपने क्या बोला था, एकल पादप चयन या शुद्ध वशक्रम चयन। और सिलेक्शन या चयन क्या होता है, विषम रूपी समष्टि में सभी वांछनीय लक्षणों के पादपों का चयन करना क्या कहलाता है, चयन या सिलेक्शन। उसमें आगे अपने 4 या 5 विधियां वो पढ़ रहे हैं अभी। बिल्कुल इजी है, इसमें कोई टफ नहीं है। आप साथ साथ में समझ के रिवीजन करने की कोशिश करोगे ना। इसके बाद में अगला लिखना अपना कॉलोनल चयन। लिखिए सभी ने क्या भी, इसका उपयोग किसमें करते हैं, अपने केवल परपरागित फसलों में होता है। इसके बाद में अगली हेडिंग डालना कॉलोनल चयन। अगली विधि लिखना अपने छठी विधि है कॉलोनल चयन। कॉलोनल चयन लिखना, कॉलोनल चयन में पहले हेडिंग डाला अपने कॉलोन। कॉलोन क्या होते हैं, अलैंगिक जनन से प्राप्त एकल पादप स्थिति क्या कहलाती है, कॉलोन। कॉलोन क्या होते हैं, पता है अभी लैंगिक जनन से प्राप्त होते हैं या अलैंगिक जनन से। कॉलोन हमेशा अपने अलैंगिक जनन विधि से होते हैं। अलैंगिक जनन से प्राप्त एकल पादप स्थिति
कलोन है वो हमेशा ध्यान रखना जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप में क्या होते हैं, समान होते हैं। कलोन हमेशा क्या होते हैं, जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप में समान होते हैं। जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप में क्या होते हैं, समान होते हैं। और कलोन से अपने जो नई किस्में बनती है हमेशा क्या होगी, विषम युग्मनज। विषम युग्मनज प्लस क्या होगी, समरूपी। और जो अपने कलोन के द्वारा पादप चयन पादप का निर्माण करते हैं वो पादप हमेशा क्या होती है, इसकी विग्रोस ग्रोथ होती है, यानी अत्यधिक वृद्धि होती है। भी अपने को कलोन की विशेषता में से पूछ ले निम्न में से कौन सी कलोन की विशेषता नहीं है, तो अत्यधिक वृद्धि। कलोन से क्या होती है, हमेशा अत्यधिक वृद्धि होना, इसको अपने क्या बोलते हैं, विग्रोस ग्रोथ। विग्रोस अब लिखो अपने कलोनल चेन। कलोनल चेन डेफिनेशन क्या होगी, आप खुद ही बनाओ। क्या हो जाएगी, एलिंगी जन से प्राप्त पादपों में किया गया चयन अलैंगिक जनन से प्राप्त पादपों में किया गया चयन क्या कहलाता है, अपने पढ़ रहे हैं अगला छठा कलोनल चेन। कलोनल चेन से पढ़ने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि कलोन क्या होते हैं। कलोन अपने को पता है वैसे किससे प्राप्त होंगे, भी अलैंगिक जनन से प्राप्त क्या होती है, एकल पादप स्थिति को अपने क्या बोलते हैं, कलोन बोलते हैं। कलोन वैसे जीन और लक्षण प्रारूप में क्या होते हैं, समान होते हैं। और कलोन के अपने को पता है वैसे अत्यधिक वृद्धि होती है, क्योंकि अलैंगिक जनन की विधि इसकी पादपों में क्या है, भी लैंगिक विधि से तैयार पादपों से इसमें क्या होती है, अधिक वृद्धि होती है। और कलोन वैसे क्या होते हैं, विषम युग्मनज और समरूपी होते हैं। और कलोनल चयन से भी पादप जो अपनी किस्में होगी वो कैसी होगी, ये भी विषम युग्मनज होगी और क्या होगी, समरूपी होगी। और कलोनल चयन वे संकरोज यानी हेटेरोसिस के संरक्षण में उपयोगी है। संकरोज के संरक्षण में उपयोगी। कलोनल चयन का उपयोग किसमें करते हैं, वैसे ही अलैंगिक जनन पादपों में। ये तो आपको पता चल ही गया होगा, पर लिख लो। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, अलैंगिक जनित प्रजातियों में, पादपों में। नई किस्म बनेंगे अपनी कलोन से, वैसे क्या होगी, विषम युग्मनज और समरूपी होगी। बिल्कुल छोटे बेसिक टॉपिक है, इतना उसमें कुछ खास नहीं है, पर यहां से क्या भी हर बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कलोन लिख लिया, कलोन अलैंगिक जनन से प्राप्त पादपों में चयन क्या कहलाता है, कलोनल चयन। अब कलोनल चयन से क्या है कि कुछ किस्में विकसित की गई है। ये विषम युग्मनज वाला लिख लिया था क्या सभी ने, कलोनल चयन से F1 पीढ़ी वो किस्में बनती है, उनमें से क्या होती है, विषम युग्मनज और समरूपी होगी। कलोनल चयन से कुछ किस्में विकसित की गई थी, वो लिख लेते हैं। केवल किस्में पूछ लेते हैं कौन सी कलोन से चयनित है, कौन सी
परपरागित है, कौन सी स्वपरागित है, कौन सी मास सिलेक्शन से विकसित की गई है। तो कॉलोनल चेन में पहले लिखो अपने आलू की किस्में किससे शुरू होती है, अधिकतर कुफरी शिमला से विकसित की गई है। तो के का मतलब क्या होगा, कुफरी। सीएस के, आजकल अपने आईपीएल चल रहे हैं तो सीएस की टीम है, इसके आधार पर अपने लिखेंगे सीएस के का मतलब होगा यहाँ पर कुफरी। कुफरी चमत्कार, कुफरी एस का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कुफरी सफेद, और कुफरी सफेद, और एस से कौन सा बनेगा, चलो इसका आगे कुफरी, के से बन जाएगा गला कुफरी कुबेर, आर से बन जाएगा कुफरी रेड, आर से बनेगा रेड, क्या हो जाएगा कुफरी रेड, कुफरी चमत्कार, कुफरी सफेद, कुफरी कुबेर, कुफरी रेड। और एक और अपनी बनेगी, ऐसे बनेगी, उसका नाम तो है कुफरी, कुफरी सिंदूरी, कुफरी सिंदूरी। इसके बाद अपने गन्ना में बात करें, गन्ना में कॉलोनल चेन से प्राप्त किस्में सीओ 11 और सीओ 1148 और सीओ 1158। सीओ 1148 और सीओ 1158। उसके बाद अपने केले में बात करें, केले में कलोन से बात करें तो हो जाएगी प्राइड मोथन और आईगेट, प्राइड मोथन और आईगेट। और अंगूर में बात करें तो थॉमसन सीडलेस, पुस्सा सीडलेस, परलेट, दिलकुश, और पपीता में बात करें तो पुस्सा जाइंट और पुस्सा डॉर्फ। पपीता की दो किस्में, पुस्सा डॉर्फ और पुस्सा जाइंट। कलोन द्वारा विकसित किस्में आलू की है तो कुफरी चमत्कार, कुफरी सफेद, कुफरी सिंदूरी, कुफरी कुबेर, कुफरी रेड। गन्ना की है सीओ 1148, सीओ 1158। केले में प्राइड मोन्थन और आईगेट। अंगूर में हो जाएगी थॉमसन सीडलेस, पुस्सा सीडलेस, परलेट, दिलकुश। पपीता में हो जाएगी पुस्सा डॉर्फ और पुस्सा जायंट। क्लोन द्वारा विकसित किस्में है।
नोट कर लिया सभी ने। इसके बाद में अगला लिखो अपनी विधि संकरोज एटेरोसिस। अगली विधि हो जाएगी अपने संकरोज यानी एटेरोसिस। संकरोज या एटेरोसिस। ये नोट कर लिया सभी ने। संकरोज एटेरोसिस क्या होता है? F1 पीढ़ी में जो अपने पास तंत्रि प्राप्त होती है ना, उस तंत्रि का क्या है कि अपने जनकों से एक या एक से अधिक लक्षणों में क्या होना, बेहतर होना, क्या कहलाता है? संकरोज। जैसे मान के चलो अपने पास ये क्या है, ए और बी क्या है, दो पेरेंट्स है, यानी F1 पीढ़ी में दोनों पेरेंट्स है अपने पास। जो ये जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई है ना, F1 पीढ़ी के अंदर क्या है कि जो अपनी स्तंति प्राप्त हुई है ना, ये F1 पीढ़ी की स्तंति, ये एक या एक से अधिक लक्षणों में क्या है भी, लक्षणों में किससे, अपने पेरेंट्स से बढ़िया होना, क्या कहलाता है? एटेरोसिस या संकरोज। कहने का मतलब है भी जब भी अपने क्या करते हैं, क्रॉसिंग करते हैं, तो अपने पास F1 पीढ़ी बनती है। F1 पीढ़ी में जो अपनी स्तंति होगी ना, उस स्तंति का क्या है कि अपने जनक यानी पेरेंट्स से बेहतर होना है, क्या कहलाता है? संकरोज कहलाता है। वो किन किन लक्षणों में हो सकता है? वो किसी में भी हो सकता है, विपादकों की लंबाई में हो सकता है, उपज में हो सकता है, रोग प्रतिरोध क्षमता में, किसी में भी क्या है कि बढ़िया यानी बेहतर होना, क्या कहलाएगा? संकरोज। और इसके अंदर एक चीज और होती है, एक तो होता है भी लक्षणों में क्या है भी बढ़िया होना, एक होता है आभासी संकरोज। आभासी संकरोज, इसमें क्या होगा भी जो अपने जनक होंगे ना, F1 पीढ़ी में जो अपनी स्तंति प्राप्त होगी, इस स्तंति का केवल किसमें, केवल कायिक वृद्धि में, कायिक वृद्धि यानी लग्जरियस ग्रोथ में क्या है कि बढ़िया होना, क्या कहलाएगा? आभासी संकरोज। भी F1 पीढ़ी में जो स्तंति प्राप्त होगी, वो क्या है कि अपने जनकों से केवल कायिक वृद्धि में क्या होना, बेहतर होना, क्या कहलाएगा? आभासी संकरोज। और F1 पीढ़ी में जो स्तंति है, वो एक या एक से अधिक लक्षणों में क्या है कि अपने पेरेंट्स से बेहतर होना, क्या कहलाएगा? संकरोज या एटेरोसिस। ये चीज आपको समझ में आ गई भी, संकरोज एटेरोसिस किसे कहते हैं? कहने का मतलब है कि जैसे अपने मेरा क्या है कि मेरे माता पिता से क्या है कि बढ़िया होना, लक्षणों में बात कर लो, किसी चीज में बात कर लो, IQ में बात कर लो, लंबाई में कर लो, रंग में कर लो, क्या है कि अपने पेरेंट्स से क्या बेहतर होना है, क्या कहलाएगा? संकरोज। संकरोज में लिखो F1 पीढ़ी यानी संकर जो अपनी प्राप्त हो गया ना, F1 पीढ़ी F1 पीढ़ी का एक या अधिक लक्षणों में अपने जनक से उत्तम होना, अपने जनकों से क्या भी उत्तम होना, क्या कहलाता है? संकरोज। संकरोज एटेरोसिस किसे कहते हैं? जो अपने F1 पीढ़ी में क्या स्थिति होगी, उनका क्या है कि एक या एक से अधिक लक्षणों में क्या है कि अपने जनकों से बेहतर होना, क्या कहलाएगा? संकरोज या एटेरोसिस। एक होता है आभासी संकरोज,
जिसे अपने स्यूडो एटेरोसिस कहते हैं, स्यूडो एटेरोसिस। इसमें क्या होगा, आपको 1 PD का केवल कायिक वर्दी में अपने जनकों से उत्तम होना क्या कहलाता है, आभासी संकरोध यानी स्यूडो एटेरोसिस। कायिक वर्दी मतलब लग्जरियस ग्रोथ। आभासी संकरोध को एक नाम और लिखते हैं, इसे बोलते हैं लग्जरियस। लग्जरियस लग्जरियंस। कायिक वृद्धि को क्या बोलते हैं, लग्जरियंस ग्रोथ बोलते हैं, इसलिए इसको लग्जरियंस भी बोलेंगे आभासी संकरोध को। अब अपने संकरोध की बात करें, 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है सकारात्मक संकरोध, एक होता है नकारात्मक संकरोध। सकारात्मक संकरोध में क्या है कि केवल क्या है कि उसका जो अधिक मान होगा ना, उसी की अपने क्या करेंगे, गणना करेंगे। कैसे कि संकरोध जैसे क्या है कि फसलों की उपज हो गई, रोग प्रतिरोध क्षमता आ गई, रोग कीट प्रतिरोधकता, गुणवत्ता, अनुकूलता, यानी सकारात्मक संकरोध का मतलब है भी जो आप 1 PD में जो अपनी स्थिति प्राप्त होगी ना, उसका जिसका मान बढ़ेगा ना, उसको अपने किस में रखेंगे, सकारात्मक संकरोध में। जिसका मान अधिक होगा यानी फसलों की उपज बढ़ना, रोग कीट प्रतिरोधक क्षमता फसलों की बढ़ना, उत्पादकों की गुणवत्ता में वृद्धि होना, अनुकूलता में वृद्धि होना, यानी ये क्या है कि अधिक प्रचलित है। सकारात्मक संकरोध है, ये क्या है, अधिक प्रचलित है। दूसरा है नकारात्मक संकरोध। नकारात्मक संकरोध का मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या है कि पादप के अंदर जो भी वृद्धि होगी ना, उसके कम वाली वृद्धि को अपने क्या बेटर मानेंगे। कैसे मानेंगे, इसके उदाहरण से समझेंगे। इसमें बात करते हैं जैसे पादप की लंबाई। अब मेरे को बता भी अपने को फसल लंबी चाहिए या बोनी चाहिए। अपने को क्या है कि फसल की पादप की लंबाई कम चाहिए। जैसे गेहूं में बात करते हैं, भी गेहूं में ज्यादा लंबी किस्म होगी तो वह के कारण क्या है कि वो गिर जाएगी। तो अपने क्या है कि बोनी किस्मों का विकास किया, तो जो फसलों की लंबाई, इन पादप की लंबाई होगी वो जैसे 2 लंबाई है, एक तो है 40 सेमी, एक है 50 सेमी। तो अपने को इसमें से कौन सी का चूज करेंगे। अपने जो कि पादप की लंबाई कम है यानी कम मान वाले का चयन करेंगे, वो किस में आएगा, नकारात्मक में आएगा। और अधिक मान का चयन करेंगे, वो किस में आएगा, सकारात्मक में आएगा। जैसे बात करते हैं फसलों की उपज है 40 कुंटल और 50 कुंटल है, तो अपने किसका चयन करेंगे, इसमें अधिक वाले का चयन करेंगे। नकारात्मक किसका चयन करेंगे, कम वाले को अपने क्या बेटर मानेंगे। ये दूसरी बात कर लेते हैं अपने परिपक्वता अवधि हो गई। परिपक्वता अवधि हो गई तो अपने को क्या है कि कम समय में पकने वाली फसल चाहिए। इसके बाद बात कर ले विषालुता पदार्थ हो गया। अपने क्या विषालुता पदार्थ का क्या है कि मान कम ही चाहिएगा। और कपास में बात करें तो माइक्रोनेस, माइक्रोनेर
माइक्रो निर्माण यानी कपास का रेशा जितना पतला होगा उतना ही बढ़िया क्वालिटी का होगा। तो ये चार चीजें अपने किस में रखेंगे, नकारात्मक में। इसमें जो अपने को कम वैल्यू होगी ना उसको अपने बेटर मानेंगे, उसको तो रखेंगे नकारात्मक में। जिसकी वैल्यू अपने ज्यादा होगी उसको मानेंगे, उसको किस में रखेंगे, सकारात्मक में। ये चीज अपने समझ गए होगे। यहाँ से न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आता है, उसमें अपने को क्या है कि जैसे पादप की लंबाई है तो अपने को वहां पे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे ना तो अपने को क्या है कि कम लंबाई होगी ना उसको चूज करना पड़ेगा। ये चारों चीजें ध्यान में रखना, पादप की लंबाई, परिपक्वता अवधि, विषालुता पदार्थ और कपास में माइक्रोनेस का मान होता है ना, इसमें जो कम होगा ना उसको अपने क्या है कि बेटर मानेंगे और उसी का अपने किस में आगे न्यूमेरिकल में उपयोग करेंगे। ये नोट करो, आगे मैं आपको लिखा दूंगा वो चीज। लिख लिया है सभी ने। संकरोजेनिटेरोसिस अपवन पीढ़ी का क्या है कि अपवन पीढ़ी में जो अपनी स्थिति होगी उसमें क्या है कि एक या एक से अधिक लक्षणों में क्या है कि अपने पेरेंट से उत्तम होना क्या कहलाएगा, संकरोज। और आभासी संकरोज किसे कहते हैं, भी केवल एक मतलब कायिक वृद्धि में उत्तम होना क्या कहलाएगा, आभासी संकरोज या स्यूडोटेरोसिस। अब अपने को एग्जामिनर पूछ ले भी संकरोज किससे संबंधित है, तो वो किससे संबंधित होगा, अपवन पीढ़ी स्थिति से। पूर्ण संकरोज का उपयोग अपने किस में करेंगे, संकर किस में विकसित करने में। और आभासी यानी आंशिक संकरोज का उपयोग किस में करेंगे, अपने कंपोजिट या सिंथेटिक किस्मों के निर्माण में। पूर्ण संकरोज का उपयोग तो करेंगे अपन संकर किस्में विकसित करने में, अब और आंशिक संकरोज का उपयोग करेंगे अपने कंपोजिट और सिंथेटिक किस्मों के निर्माण में। अब बात करते हैं संकरोज के कारक या अवधारणा। अवधारणा या संकरोज के कारक। संकरोज के अंदर अपने के तीन अवधारणा अपने पढ़ी थी, याद हो तो, जेनेटिक्स के अंदर प्रभावी यानी डोमिनेंस, हाइपोथेसिस और ओवर डोमिनेंस और एपिस्टेटिक्स, तीन पढ़ी थी, याद हो तो आपके। पहली तो है अपनी प्रभावी अवधारणा, या इसको अपने क्या बोला था, डोमिनेंस हाइपोथेसिस। प्रभावी अवधारणा का सर्वप्रथम किसने दिया था, डेवनपोर्ट ने दी थी, डेवनपोर्ट ने। इसमें क्या होगा, अभी अपने पास क्या अभी दो पेरेंट्स होते हैं P1 और P2, इसके मध्य अपने क्रॉस कराएंगे तो कितने कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, इधर अपने कैपिटल ए कैपिटल बी वो सॉरी स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी और कैपिटल डी के मध्य अपने क्रॉस कराएंगे तो अपने यहाँ पर दोनों पास कितने
प्रभावी जीन है दोनों। प्रभावी जीन कितने हैं अपने यहाँ पर, इधर भी 2 है और इधर भी अपने कितने हैं प्रभावी जीन, 2 है। जो अपने F1 पीडी बनाएंगे यहाँ पर युग्मक का निर्माण करेंगे, युग्मक निर्माण के बाद अपने पास क्या होगी, F1 पीडी आएगी। वो किस तरह आएगी, इस तरह अपने पास क्या आएगी, F1 पीडी आएगी। इसमें F1 पीडी में अपने प्रभावी जीन कितने होंगे, टोटल कितने होंगे, 4 होंगे। क्योंकि अपन ने क्या है कि P1 और P2 फ्रेंड्स के मध्य क्रॉस करा रहे हैं, तो यहाँ पर भी अपने P1 के पास कितने प्रभावी जीन है, 2। इधर भी अपने प्रभावी जीन कितने, 2। इनमें क्रॉसिंग कराएंगे, F1 पीडी बनेंगे तो इसमें कितने आएंगे, 4 प्रभावी जीन होंगे। इसी को इसने डेवनपोर्ट ने क्या नाम दिया था, प्रभावी अवधारणा। जेनेटिक्स में मैंने आपको कराया था, थोड़ा बहुत याद हो तो जिसने वहां पे पढ़ा रिवीजन किया है तो उसको तो ये चीज पढ़ने की द्वारा जरूरत भी नहीं है। प्रभावी अवधारणा यानी डोमिनेंस हाइपोथेसिस, सर्वप्रचलित अवधारणा है ये, सर्वप्रचलित अवधारणा, जिसमें अपने क्या करते हैं, 2 पेरेंट्स के मध्य क्रॉसिंग कराएंगे तो अपने पास क्या है कि दोनों के क्या है कि जीन आगे अगले F1 पीडी में क्या होंगे, एलील प्रकट होंगे। जो 4 में क्या होंगे, डोमिनेंस होंगे यानी प्रभावी। दूसरी है अपनी ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस यानी अतिव्यापी अवधारणा, जिसका सिद्धांत ईस्ट और सल ने दिया था। पहली तो अपनी प्रभावी अवधारणा, दूसरी इधर साइड में लिख लो, इधर लिख रहा हूं मैं, दूसरी है अतिव्यापी, अतिव्यापी अवधारणा, या इसे अपने क्या बोलते हैं, ओवर डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस, ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस किसने सिद्धांत दिया था, ईस्ट वेसल ने दिया था। वैसे तो मैंने आपको जेनेटिक्स में लिखाया हुआ है, पर यहाँ पर नोट और कर लो। दूसरी अवधारणा कौन सी है, अतिव्यापी अवधारणा, जिसे ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस कहते हैं, खोज ईस्ट वेसल ने की थी। और तीसरी है अपनी एपिस्टेटिक्स, एपिस्टेटिक्स, तीसरी अवधारणा कौन सी है, एपिस्टेटिक्स। ये अपने जेनेटिक्स में करवाई हुई है, वहां देख लेना, जिसका पढ़ा हुआ है तो उसको देखने की जरूरत नहीं है।